बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पहले तो आप ये देख लें कि ये मौलवी कौन थे। तो जनाब, क्योंकि ईरान का मामला है तो इसलिए फिर शिया उलमा इकराम से मिलना पड़ गया। जब कभी किसी और मुल्क का मामला होगा तो फिर दूसरे उलमा इकराम से भी मिलना पड़ जाएगा। तो ये तकसीम खुद ही जाहिर कर रहे हैं। ISPR ने बहरहाल मौलवी वहाँ तो बोले नहीं ज़्यादा, जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक फील्ड मार्शल ही बोल कर गए और बड़े गुस्से में बोल कर गए। और लुब्बे लुबाब उनकी गुफ्तगू का ये है कि मुझे पाकिस्तान में तुम लोगों की तरफ से कोई टेंशन नहीं चाहिए, हम जो मर्जी करें, बाहर दुनिया में जो मर्जी होता रहे, यहाँ पाकिस्तान में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। यानी इस किस्म का लुब्बे लुबाब जो है वो ये था। और मौलवियों को काफ़ी सख्त बातें सुननी पड़ी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। ISPR ने 5 मिनट और 9 सेकंड की एक वीडियो जारी की है इन मौलवियों की कि, और एक्चुअली तो ये नहीं है कि उन्होंने ऑफिशियली यूं करके जारी कर दी, लेकिन ये आई वहीं से है। उसी तकरीब के बाद मौलवी एक ही जगह पे बारी बारी बैठ रहे थे और वो जुमले बोल रहे थे, और उन जुमलों को काट छांट के एक 5 मिनट और 9 सेकंड की एक वीडियो जारी कर दी गई। वो वीडियो मैंने सारी देखी है। अब उस वीडियो को देखने के बाद ना मैं आपके सामने कुछ चीज़ रखूंगा, लेकिन पहले 2 अहम पॉइंट जो आसिम मुनीर साहब ने इस मुलाकात में बताए। एक तो उन्होंने बड़ा क्लियरली, आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल ने कह दिया कि गिलगित बल्तिस्तान में जो नौजवान पकड़े गए हैं, जो एहतजाज करने वाले लोग पकड़े गए हैं, हालांकि वहाँ के जो मकामी अफराद हैं वो ये बताते हैं कि एहतजाज के अंदर जानबूझकर शरपसंद अनासिर शामिल करवाए गए जिनकी निशानदेही की गई, लेकिन उनको किसी ने नहीं पकड़ा। बाद में जो नौजवान पकड़े गए उनके बारे में लोग दावा करते हैं कि उनका कसूर नहीं है। बहरहाल वो तो पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये अहले तशरीह मौलवियों को बता दिया कि इनका तो ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट में, इनका ट्रायल करवाया जाएगा मिलिट्री कोर्ट में। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा इनका, जिनको पकड़ा है गिलगित बल्तिस्तान में, तो इसके बीच में कोई ना आए। बड़ी सख्त उन्होंने इसमें बातचीत की। दूसरा, फील्ड मार्शल ने कहा कि ईरान अपनी लड़ाई तो अच्छी लड़ रहा है, लेकिन हमारा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है और ईरान को सऊदी अरब के मामले में मोहतात रहना चाहिए और सऊदी अरब के साथ कोई मामला ईरान को नहीं करना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए ईरान को कि हमारा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है। अगर सऊदी अरब ने हमें बुलाया या आवाज़ दी तो हमें पोजीशन लेनी पड़ेगी, यानी पाकिस्तान फिर सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, यानी आसान अल्फाज में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ लड़ जाएगा। अच्छा, फील्ड मार्शल चले गए, मौलवियों के बयान रिकॉर्ड हो रहे थे। अब वो जरा बयानात अगर मैंने सारे के सारे सुने तो इस सारे बयान के अंदर था क्या, जरा ये आप सुने, आपको पता चलेगा। ये दिन रात अहले बैत की कुर्बानियों का दर्स देते हैं। ये वो मौलवी हैं जो दिन रात कुर्बानी का दर्स देते हैं, करबला के वाक़यात सुनाते हैं। ये वो मौलवी हैं जो मिंबर पे बैठ के मजहब का और कुर्बानी का चूरन देते हैं कौम को। और जब अब इनकी अपनी बारी आई तो इनकी हालत ये थी कि इन मौलवियों ने वहाँ पे ना इसराइल की मजम्मत की, पूरे स्टेटमेंट में आप देख लें कहीं नहीं है, ना इन मौलवियों ने कहीं पे अमेरिका की मजम्मत की, पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। ईरान पर किसी हमले की मजम्मत नहीं की गई, पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान क्यों गया, इस बारे में इन्होंने कुछ पूछा नहीं, कोई बात नहीं की। गजा में पाकिस्तान ने जो फौज भेजने की अर्जी भेजी अमेरिका को, उसके ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं की। ईरान में मासूम बच्चियों की शहादत हुई, उसके ऊपर इन लोगों ने कोई बात नहीं की। ईरानी लीडर आयतुल्लाह खामनाई, उनकी शहादत के ऊपर इन मौलवियों ने कोई लफ्ज़ नहीं बोला। जो दीगर लीडर मारे जा रहे हैं ईरान के अंदर, उसके ऊपर इन्होंने कोई तज़किरा नहीं किया। मस्जिद अक्सा के जो बंद दरवाजे हैं उनका कोई जिक्र नहीं किया। फ़लस्तीन और गजा का इन्होंने नाम तक नहीं लिया। और ये भी नहीं पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम आप किस खुशी में दे रहे हैं। यानी ये मौलवियों की हालत है। दिन रात मिंबर के ऊपर बैठ के कुर्बानी देंगे, वाक़या करबला हमें ये सिखाता है, ये सारा दिन यही करते हैं ना, ये मौलवी कौम को यही बताते हैं। तो अब आप ये देख लें कि इनकी अपनी हालत क्या है कि इनसे वहाँ पे एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। लफ्ज़ फ़लस्तीन, लफ्ज़ इसराइल, लफ्ज़ अमेरिका इनसे बोला ही नहीं गया। बच्चियों के कत्ल तक के ऊपर इन्होंने बात नहीं की। इनसे बेहतर तो वो यूरोपीय ममालिक में रहने वाले गैर मुस्लिम हैं जो इस्लाम को जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो इंसानियत के नाते मजम्मत तो कर रहे हैं, इंसानियत के नाते सच तो बोल रहे हैं, वो जुल्म को जुल्म कहने की जुर्रत तो कर रहे हैं। इन मौलवियों में तो इतनी सी जुर्रत नहीं थी। इनकी शक्लें ज़रा आप याद रखिएगा कि इन्होंने वहाँ पे सिर्फ जाके तारीफ़ें की हैं फील्ड मार्शल की, फ़ौज की, और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज और इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। लेकिन जो असल मसला है इस वक्त
पाकिस्तान का और दुनिया का सबसे बड़ा, उस पर इन्होंने बात नहीं की। और लुब्बे लुबाब ये है कि इन मौलवियों को बता के समझा दिया गया कि खबरदार अगर किसी ने चूं चां भी की तो खबरदार कोई अपनी जगह से हिला, बाहर जो मर्जी होता रहे, हम जो मर्जी करते रहे, तुम्हारा कोई काम नहीं है बोलने का, बात करने का। बहरहाल वो तो देखेंगे, जब होगा तब देखी जाएगी। ऐसा दिखाई देता है कि लड़ाई जल्द खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका का नुकसान बढ़ता जा रहा है और इसराइल हर हालत में इस लड़ाई को कंटिन्यू रखना चाहता है। नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा मंसूबा सामने आया, मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है, उसने इंकशाफ किया है कि अरब ममालिक ये एतराफ़ नहीं कर रहे, इस बात को मान नहीं रहे, मगर उनकी सरजमीन को अमेरिका ने हमलों की लॉन्चिंग के लिए लगातार इस्तेमाल किया है। यानी अमेरिका अपने हमलों के लिए अरब ममालिक की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अरब ममालिक मान नहीं रहे। ये बात की है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। इसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, कतर, बहरीन, कुवैत, अरब अमारात, सऊदी अरब हमारे साथ पहले दिन से ईरान जंग में हमारी मदद कर रहे हैं। ईरान जो है वो बिला वजह हमले कर रहा है, हमें फ़ख्र है, हम मिडल ईस्ट के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये स्टेटमेंट है जनाब अमरीकी वज़ीर दिफा का, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जनाब ये ममालिक तो हमारे साथ हैं। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल भी यही कह रहा है, पीट हेग्सेट भी यही कह रहा है, अमरीकी वज़ीर दिफा, डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात करता है। बहरहाल सऊदी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान ने अब तैयारी कर ली है और ज़हन बना लिया है कि अगर सऊदी अरब ने आवाज़ दी तो पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरने जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, जो इस मौके पर बड़ा अहम है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का मुसलमान ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ अहम इजलास के बाद ईरान के खिलाफ सख्त बयान। ईरान के अंदाजे गलत हैं, वो समझता है कि खलीजी ममालिक जवाब देने की सलाहियत नहीं रखते। हम किसी ब्लैकमेलिंग के आगे झुकेंगे और ना ही किसी धमकी से मरगूब होंगे। ईरान को फौरी तौर पर अपने हमले बंद करने होंगे और अपनी दुश्मनाना पॉलिसियां तर्क करना होंगी। ईरानियों ने पैगाम को नहीं समझा और अपने पड़ोसियों के खिलाफ हद से तजावज़ किया है। ईरान की जानिब से तवानाई की सप्लाई को निशाना बनाना पूरी दुनिया को मुतासर करता है। ईरान का तर्ज अमल तवील अरसे से मुसल्लह मिलिशियाओं और इंतहा पसंद ग्रोहों की हमायत पर मबनी रहा है। ईरान को यह समझना होगा कि इसके रवैये की संगीन नताइज बरामद होंगे। हम ईरानी जारहियत को रोकने के लिए हर मुमकिना ज़रूरी वसीला इस्तेमाल करेंगे। मुमलिकत और इसके शराकतदार बड़ी सलाहियतों के हामिल हैं और हमने जो सब्र दिखाया वो लामहदूद नहीं है। ये सब्र का ख़त्म होना एक दिन, 2 दिन या एक हफ़्ता भी हो सकता है, मैं वक्त नहीं बताऊंगा। यानी ऐसा लगता है कि अगले एक हफ़्ते के अंदर अंदर अरब ममालिक जो है वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं और फिर उनको लड़ाई में उतरेंगे तो पाकिस्तान को भी उतरना पड़ेगा। और पाकिस्तान में शिया उलमा इकराम को बुला के आर्मी चीफ ने उन्हें कह भी दिया है, एडवांस शटअप कॉल इसको कहते हैं, उनको दे दिए कि खबरदार किसी ने चूं चां की तो हम बाहर जो मर्जी करें। और अमेरिका ने भी बता दिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कह दिया कि अरब ममालिक हमारे साथ हैं। उनके वज़ीर दिफा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। और वज़ीर ख़ारजा जो हैं सऊदी अरब के, उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान भी दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत ऐसी है कि इस वक्त द इकोनॉमिस्ट ने उनकी एक तस्वीर जारी की है और उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया है कि ईरान में जंग डोनाल्ड ट्रंप को कमज़ोर और ज़्यादा गुस्से वाला बना रही है। सदर की सियासी सुपर पावर को कम करके उनकी लापरवाह मुहिम उन्हें मज़ीद ख़तरनाक बना सकती है। सोचे समझे बगैर शुरू की गई जंग बड़ा बहरान बन सकती है। अगर ये जंग महीनों तक जारी रही तो इनकी सदारत को ज़मीन पर भी गिरा सकती है। ये जनाब सदर ट्रंप के बारे में द इकोनॉमिस्ट ने लिखा। इनकी ज़रा तस्वीर देखें आप कि सदर ट्रंप ने सर के ऊपर एक टोपी पहनी हुई है जंगी, और उसके ऊपर गोलियां उनकी आंखों के ऊपर आई हुई हैं। यानी ताकत के अलावा डोनाल्ड ट्रंप को अभी कुछ भी नहीं सूझ रहा। अब नाज़रीन आ जाए उस बड़े मंसूबे की तरफ जिसकी मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ट्रंप के गुस्से का रीज़न क्या है। यहाँ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी जहाज़ जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। 16 जंगी तैयारे, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमने इंडिया के 6 गिराए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा के 11 तक पहुंचा दिए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो हैं वो 16 अब तक तैयारे तबाह हो चुके हैं। ये इंकशाफ किया है ब्लूमबर्ग ने। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि 10 स्ट्राइक ड्रोन्स भी हैं जो तबाह हो गए हैं। 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा है और वो जहाज़ हैं जो तबाह होने वाले 16 जहाज़ों के अलावा हैं। यानी 6 को नुकसान पहुंच गया, 16 तबाह हो गए, ये तो फिर 22 हो गए। और उनके जो खौफनाक ड्रोन्स हैं बड़े शानदार, वो भी तबाह हो रहे हैं। तो 3 जो जंगी तैयारे हैं वो कुवैत की फिजाओं में तबाह हो गए थे पहले,
और 135 टैंकर जो है तैयारे जो रिफ्यूलिंग करते हैं वो भी तबाह हुए हैं। 6 अरकान भी उसके जो हैं वो मारे गए अमेरिका के। और अभी एक जो तैयारा अमेरिका का गिरा उसकी एक फुटेज भी जारी कर दी है ईरान ने। ये जनाब दिखा रहे हैं कि ईरान ने गुज़िश्ता रात दुश्मन के 4 जंगी तैयारे तबाह कर दिए हैं। ये बात ईरानी फ़ौजी तर्जुमान कह रहे हैं कि 4 तैयारे उन्होंने तबाह किए हैं। और एक उन्होंने फुटेज जारी की है जिसमें 5th जनरेशन स्टेल्थ F-35 तैयारे को ज़मीन से हिट किया गया है। ये F-35 जो है ना दुनिया का सबसे फाइनेस्ट शानदार तैयारा, जदीद तरीन 5th जनरेशन का, और इसको रेडार नहीं पकड़ सकते। ज़मीन से इसको तबाह किया है ईरान ने। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने इसकी फुटेज भी जारी की है और उनके ऑफिशियल अकाउंट से ये फुटेज जारी की गई है। अब आ जाए नाजरीन वो खेल की तरफ जो मैं आपको इस वीलॉग में समझाऊंगा। ये समझाने के लिए मैंने बहुत सारे नक्शे इकट्ठे किए हैं। ये नक्शे मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इन्हें ज़रा आपने गौर से देखना है तो आपको समझ आ जाएगा कि नेतन्याहू एक्चुअली क्या कह रहा है। पहले आप नेतन्याहू की बात सुन लें। नेतन्याहू ने कहा कि मामला जोहरी हथियारों का नहीं है, यानी जो दिखाई दे रहा है मामला जोहरी हथियारों का दिखाई नहीं दे रहा। नेतन्याहू ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता से तेल की पाइपलाइन इसराइली बंदरगाहों तक पहुंचाने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है। यानी वो ये कहते हैं कि बाब मंदब को और आबनाए हुरमस को इसको नज़रअंदाज किया जाए और सऊदी अरब के रास्ते उर्दन में दाखिल हों और वहाँ से इसराइल के ज़रिए से तमाम अरब ममालिक का तेल इसराइल में जाकर जमा हो और वहाँ से सारे यूरोप को मिले, यानी मगरबी ममालिक की मौजें लग जाएं। अब ज़रा ये नेतन्याहू ने कहा है, उसका ये स्टेटमेंट है, आप इसको निकाल के सुन सकते हैं, मेरे सामने पड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली सबसे पहला नक्शा कौन सा है। ये नक्शा देखिए, ये मिडल ईस्ट का मैप है। इसमें आपको बहुत सारे ममालिक नज़र आ रहे हैं। मैं आपको आसान करके आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मिडल ईस्ट का मैप है। इसमें जो नीला हिस्सा है वो समंदर है और जो बाकी अलग अलग कलर्स हैं वो अलग अलग ममालिक हैं। तो सबसे पहली तस्वीर दूसरी आप देखें, इसमें आपको सऊदी अरब रेड सर्कल में नज़र आ रहा है। ये जो मुल्क है ब्राउन कलर का, ये सऊदी अरब है। इसके बाद अगली तस्वीर में जो सर्कल किया गया है ये ओमान है। इससे अगली तस्वीर में एक छोटा सा मुल्क है सऊदी अरब के साथ समंदर के किनारे, ये कतर है। और इससे अगली तस्वीर में जो मुल्क आपको नज़र आ रहा है पर्पल कलर का, ये है यूएई, दुबई। और इससे अगली तस्वीर में एक बहुत छोटा सर्कल है जो कतर के साथ है, ये बहरीन है। और एक और मुल्क येलो कलर का ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये कुवैत है। अब ये तमाम ममालिक जो हैं इनके जो तेल के ज़खायर हैं ये पर्शियन गल्फ में, यानी जहाँ पे ये मैंने सारे ममालिक आपको दिखाए हैं ना, इसके सामने वाला जो समंदर है इस एरिया के अंदर इनका ज़्यादा तेल मौजूद है। अब ये इस तेल को दुनिया के पास ले जाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले देखें ये अगला मुल्क, ये उर्दन है। सऊदी अरब से ऊपर ये येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये उर्दन है। उर्दन से ऊपर आप चले जाएं तो ये लगभग पिंक कलर का आपको एक मुल्क नजर आ रहा है छोटा सा, ये जनाब यहां फसाद है सारा, और ये इसराइल है, ये इसराइल है। और इसके पास जो पिछला वाला इसका एरिया है, यानी इन ममालिक से ऊपर वाला जो इसका एरिया है, वहां जो समंदर लगता है उसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। यह समुंदर तुर्की और यूरोप की तरफ जाता है, यानी यूरोप को जो मिलाता है गल्फ के साथ या खलीजी ममालिक के साथ, वो ये वाला समंदर है जो इसराइल से ऊपर की जानिब आपको नजर आ रहा है। अब आ जाए आप अगली तस्वीर में, तो ये एक तीर का निशान आपको नजर आ रहा है, ये जिस सब्ज मुल्क की तरफ इशारा कर रहा है ये है यमन। इसको सिर्फ आपने याद रखना है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, इसमें आप ये देखें, ये एक लाल लकीर आपको दिखाई दे रही, ये पर्शियन गल्फ से तेल लेकर चलते हैं, ये तेल का रास्ता है। मगरबी ममालिक के लिए या यूरोपीय ममालिक के लिए जो तेल का रास्ता है, और यहीं से पूरी दुनिया को तेल जाता है। इंग्लैंड भी यहां पे आता है, यूरोप के सारे ममालिक, यूरोपीय यूनियन यहां पे आता है। तेल और गैस का जो मेन रूट है वो ये है, जो सबसे छोटा रास्ता है ये रास्ता है जनाब। आप लाल लकीर में आप देख लें, ये पूरा समंदर में से गुजरता है, पर्शियन गल्फ में से होता हुआ ये अरेबियन सी में आता है, और वहां से ये बारीक दूसरी पट्टी आती है रेड सी, उसके अंदर दाखिल होता है, और ऊपर से ये मिस्र में से गुजर के चला जाता है मेडिटेरेनियन सी में, और वो जाके यूरोप के साथ मिल जाता है। अब ये आप एक तस्वीर के अंदर एक छोटा सा रेड आप एक निशान देख रहे हैं, ये जो रेड निशान है ना, ये ईरान और यूएई के दरमियान में है, इसको कहते हैं आबनाए हुरमज। ये रास्ता ईरान ने बंद किया है, तो जो तेल सारा ऊपर से नीचे आता है इस रास्ते पे ईरान ने ब्लॉकेज लगाई है। अब आपको एक और रास्ता दिखाता हूं, ये देखें दूसरा रास्ता, यहां पे भी एक निशान आपको मैंने दिखाया।
इसको कहते हैं बाबे मंदब। ये जो बाबे मंदब का इलाका है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक तरफ यमन बैठा है और दूसरी तरफ इसके जबूती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां से तेल और गैस की तरसील के लिए, तिजारत के लिए बहुत अहम इलाका है। दिन रात यहां से जहाज गुजरते हैं। तो इसलिए यमन का ये एरिया हमेशा से फसाद की जड़ रहा। यहीं पे यूएई कंट्रोल करना चाहता है, सऊदी अरब, और यमन के हौसी बागी भी, ईरान की भी यहां पे इंटरेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबे मंदब। जो इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू है, उसने इन दोनों इलाकों के नाम लिए। आबनाए हुर्मस का भी नाम लिया है और बाबे मंदब का भी नाम लिया है कि ये दोनों इलाकों को अवॉइड करके हम बीच में से एक पाइपलाइन लेकर आते हैं इसराइल में, और यहां से पूरी दुनिया को हम तेल देंगे, गैस देंगे। कैसे? ये तस्वीर देखें आप। अगली तस्वीर में आपको एक और इलाका दिखा रहा हूं। ये सब्ज रंग का एक मुल्क है, इसको कहते हैं मिस्र, इजिप्ट। ये एक बारीक लकीर आपको ऊपर नजर आ रही है, एरो बना हुआ है। ये वो स्वेज कैनाल है। ये एक ऐसी नहर है जिसको बनाया गया था कि बहरी जहाज यहां से गुजरें, जब पूरी लकीर क्रॉस करें तो ऊपर यहां से निकलकर वो यूरोपीय समंदर में दाखिल होकर यूरोप तक ले जाए माल को, और वहां से वापस ले आए। इसको कहते हैं नहर स्वेज। ये भी आपने देख लिया। अब ये मैंने आपको दोबारा वो रूट आपको दिखा रहा हूं इस तस्वीर में कि ये वो पूरा रूट है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट जगह हैं, एक आबनाए हुर्मस, एक बाबे मंदब और एक स्वेज कैनाल, स्वेज की नहर। इन तीनों जगहों पे मुसलमान मुमालिक बैठे हुए हैं। इसराइल चाहता है कि उनको अवॉइड कर लिया जाए, तो कैसे होगा? ये देखें। अब आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां पे ये सारे डॉट्स बने हुए हैं। ये डॉट्स मैंने इसलिए बनाए हैं कि आपको पता चले कि ये वाला एरिया इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बाकी मुमालिक जो नीचे वाले हैं, उनका जो फ्यूल है या गैस है वो यहां से जाती है इस इलाके में से। तो इस इलाके को अवॉइड करना चाह रहा है, बाबे मंदब को, आबनाए हुर्मस को और स्वेज कैनाल को अवॉइड करना चाह रहा है, जाया करना चाह रहा है नेतन्याहू। और वो क्या चाह रहा है, ये आप तस्वीर देखिए। ये सऊदी अरब से एक पाइपलाइन जा रही है रेड कलर की। ये उर्दन के बीच में से गुजरती है और इसराइल तक पहुंच जाती है, और इसके आगे शुरू हो जाता है मेडिटेरेनियन सी कि जनाब ये आप पाइपलाइन बिछाएं, इसराइल हिफाजत करेगा तेल की, और हमारे पास से आगे सारी दुनिया तेल लेकर जाए। और इसीलिए गाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समंदर वाला किनारा जो है वो गाजा है, और वहीं पे सारी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। यही तो मॉडल है जो पेश किया था डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने। अब आप आगे आए। इस पाइपलाइन के साथ मुख्तलिफ ममालिक की पाइपलाइन जोड़ी जाएगी, यह मंसूबा बताया। कुवैत की, बहरीन की, कतर की, यूएई की, ओमान की सारी, और सऊदी अरब की पाइपलाइन सारी इकट्ठी करके ये सारा जो तेल है इसको इकट्ठा पहुंचाया जाए। कहां पे? इसराइल में। और वहां से तेल को एक्सपोर्ट किया जाए मगरबी ममालिक को। तो ये जो नीचे वाले ममालिक हैं, इनका क्या बनेगा? इनका कोई पूछ